आज जितना वक्त हमारे पास बाकी बचा है वो है सवालों के लिए मुख्तस। आप तैयार हैं? कितने मिनट? तकरीबन 15 मिनट हैं। तो कितने सवाल? और मैंने 5-6 सवाल जो है वो फाइनल कर दिए। तो इसका मतलब है 5 से 2-2 3-3 मिनट तकरीबन इतने। और आज यही करेंगे कि हम ज्यादातर सवाल लेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी उनको निपटा लिया जाए। तो सबसे पहले इमरान कराची से। आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ ऐसी भी मतलब कुव्वतें हैं जो ये चाह रही हैं कि गंडापुर को ही आगे लेके आए और इमरान खान को पीछे ही रखें? जैसे कि हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ का तो चैप्टर ख़त्म हो गया, क्योंकि पार्टी ख़त्म नहीं हुई थी तो शहबाज शरीफ साहब बड़ा एक अच्छा ऑप्शन उनके पास। देखिए, गंडापुर साहब पीटीआई के लीडर नहीं बन सकते। वो केपी में भी वो पार्लियामेंट्री लीडर बन सकते हैं बिकॉज ऑफ वोट्स एंड सो ऑन, मगर एज अ पॉपुलर लीडर केपी में भी ही कैन नॉट बी द लीडर ऑफ द पीटीआई। और बाकी पंजाब में तो बिल्कुल उनको कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा और ना ही किसी और जगह पे उसको कोई एक्सेप्ट करेगा। सो पीटीआई माइनस इमरान खान, दे डोंट हैव अ लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अदील दुबई से क्या जानना चाह रहे हैं? फैज़ हमीद को पकड़ लिया है तो खाली एक आदमी के पकड़ने से तो एहतसाब नहीं होगा, उनकी जो पूरी टीम है उसको पकड़ना चाहिए। जैसे साकिब निसार साहब है, जनरल बाजवा साहब है और बंदयाल साहब है। डीजीएसपीआर साहब ने कहा है कि ये इंतशार पसंद टोला, तो अगर ये इंतशार पसंद टोला था तो इनके नामजद कागजात क्यों जमा होने दिए हैं और इनको केपीके में गवर्नमेंट क्यों बनाने दी है, ईवानों तक क्यों आने दिया ताकि ये इंतशार पसंद टोला दोबारा आके मुल्क में इंतशार डाले? जी, आप तो चाहते हैं कि सारे नू फड़ के अंदर कर दो, पीटीआई नू बैन कर दो, खान साहब नू फारग कर दो इन मोर वेज दैन वन। ऐसे नहीं होता ना जी। अब जब ये इलेक्शन हुई तो उसके बाद जो भी रिज़ल्ट्स थे जैसे भी बनाए गए या आए, उनको उनकी इज़्ज़त तो करनी पड़ती है ना। तो इसलिए केपी में उनकी मेजॉरिटी थी, उनको रोका नहीं जा सकता था। बाकी जगह पे कहीं रोक लिया, कहीं नहीं, कहीं 47 फॉर्म, कहीं 45 फॉर्म एंड सो ऑन। तो ये तो नहीं हो सकता था कि हर जगह पे उनको नॉकआउट कर दिया जाता। वो भी तो लास्ट मिनट पे आपको पता ही है किस तरीके से नून लीग एंड द पीडीएम टाइप्स ये स्क्रैप थ्रू किया इन्होंने। सो ये ऐसे अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली होता नहीं है कि एक ही झटके में सबको फारग कर दिया जाए। दूसरी बात, आप कहते हैं फैज़ को पकड़ा, एक बंदा तो नहीं है। बात तो आप सही कहते हैं, मगर अब तो जो बातें आ रही हैं उन क्वार्टर्स से, वो तो यही है ना कि जैसे 200 बंदे की इंटेरोगेशन की है और सबको धरेंगे हम, और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और उसमें सिविलियंस भी होंगे और रिटायर्ड एंड सर्विंग मिलिट्री अफसर्स भी होंगे। बातें तो ये आ रही हैं, मगर बात आगे अभी बढ़ नहीं रही है बिकॉज मेरा ख्याल है अभी फैसला नहीं हुआ कि किस तरीके से इसको हैंडल करना है। अलबत्ता इंक्वायरियाँ चल रही हैं और किसी न किसी स्टेज पे कोई ना कोई तो फैसला करना पड़ेगा। तो लोग तो जब अगर ये फैसला होता है कि ये ट्रायल करनी है मिलिट्री कोर्ट की, फिर तो ठीक ठाक काफ़ी सारे लोगों को धर लिया जाएगा। और अगर इसको लिम्बो में रखना है कि अभी नहीं, देखते हैं कैसे नहीं, आगे हालात कैसे डेवलप करते हैं, इसका रिपोर्कशंस क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो ये मामला कुछ अरसे तक चल सकता है बिफोर अ फाइनल डिसीजन इज टेकन। तो उनको हार्ट सफ़ीरुल्लाह साहब के पास चलेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पार्लियामेंट हाउस डेमोक्रेटिक स्ट्रगल में एक अलामत रही है। हमने ऐसे भी दौर देखे हैं जहां पर पार्लियामेंट हाउस को कम्प्लीटली डिसफंक्शनल कर दिया गया था, लेकिन गुज़िश्ता रात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNAs को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से बिजली बंद करके अरेस्ट किया गया और फिर बाहर गेट से अरेस्ट की गई, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और एक जमहूरी हुकूमत के ऐसे इकदाम कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी पर अटैक्स नहीं है और इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? इससे पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिपुटेशन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, फॉरगेट अबाउट इंटरनेशनल रिपरकशंस वगैरह। बात यह है कि दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मगर और ये बड़े अफसोस की बात है। इसको तो आपने देखा, सिटिंग गवर्नमेंट ने भी कंडेम किया, हालांकि जो लोग गए या ना गए टेक्निकली तो वो गवर्नमेंट के अंडर थे। बहरहाल दिस इज़ टेरेबल, ऐसे नहीं होना चाहिए था। बाकी ये कि जी क्यों ऐसे हुआ, मेरा ख्याल है पैगाम देना चाह रहे थे और वो पैगाम यही है सख्ती का। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये जो ताली बज रही है ये दोनों हाथ से ही बज रही है। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि जब इस किस्म की रेड लाइंस क्रॉस हो जाती हैं तो फिर एक प्रेसिडेंट बन जाता है या किसी स्टेज पे आगे जाके भी ऐसे हो सकता है। आपको पता है कि पहले एक ज़माना था कि कोई गिरफ़्तार होता था MNA तो स्पीकर जो है उसको ऑर्डर नहीं कर सकता था कि प्रोड्यूस किया जाए। फिर ये एक नई रवायत शुरू हुई कि स्पीकर दिलेर हो गया और तो स्पीकर ने कहना शुरू कर दिया कि प्रोड्यूस करें। तो फिर वो अब एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन गया। और इस दफ़ा भी
आपको पता ही है कि कितना प्रेशर में स्पीकर आया तो फिर उसने ये ऑर्डर्स किए हैं। तो ये इस किस्म की सिचुएशन है। रेड लाइन आप एक दफ़ा क्रॉस करते हैं और अगर सख्त रिएक्शन नहीं आता उसके ऊपर तो फिर इसका मतलब है आगे भी वो रेड लाइन क्रॉस होगी। सख्त इंतज़ार किया जाए पार्लियामेंट की तरफ से। बहरहाल तकरीर तो की जा रही है, अभी तक हमने सख्त रिएक्शन कोई नहीं देखा। अब्दुल क़य्यूम साहब मुजफ्फराबाद से। हाल ही में जो हुकूमत पाकिस्तान ने कानून बनाया है जो बगैर इजाज़त के जलसा करेगा उसके खिलाफ 10 साल या 3 साल की सज़ा होगी, लेकिन देखने में ये आया है कि ये हुकूमत ने खुद ही 29 जगहों से इस्लामाबाद को सील करके उस कानून की हुकूमत ने खुद खिलाफ वर्जी की है। क्या ये कानून उन पर अप्लाई नहीं होता है? दूसरा ये है कि आयशा नाज आपसे सवाल करती हैं लेकिन आप खुल कर जवाब उसका नहीं देते। क्या आप डरते हैं कि जी कहीं आपको भी वो अंदर न कर दें? मेरा ख्याल है कि अब मैं क्या आपको बताऊं, आफ्टर ऑल मेन स्ट्रीम में जब आप करते हैं तो बहुत सी रेड लाइंस होती हैं। मेरी तरफ से तो जितनी खुल के मैं जवाब देता हूं आपको पता है मुझे कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के जो जर्नलिस्ट को बुलाए जाते हैं या ब्रीफिंग्स होती हैं या इस किस्म की कोई चीज़ होती है, आपके खादम को कभी इनविटेशन नहीं आया, कभी नहीं बुलाया गया। इसके बाद शायद आना शुरू हो जाए क्योंकि अब मैंने कह दिया ऑन स्क्रीन। अच्छा, इस्लामाबाद सील करने के हवाले से आपसे सवाल किया कि वो कानून क्या हुकूमत पे अप्लाई नहीं होता कि आपने खुद ही मुहासरा कर दिया? कानून जो होते हैं वो हुकूमतों के ऊपर नहीं अप्लाई करते, वो आवाम के ऊपर और अपोजिशन के ऊपर अप्लाई करते हैं। चले, ये भी जवाब फ़ौरन मिल गया। अब है बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया से हामिद साहब। ये जो साइफर दिया गया पाकिस्तान एम्बेसडर को, उनको पता था कि ये साइफर जो है वो शाह महमूद कुरैशी तक जाएगा, शाह महमूद कुरैशी इमरान खान को बताएगा और वो इमरान खान की पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग कर चुके थे और उनको पता था कि इसका क्या रिएक्शन होगा। बेसिकली उनका टारगेट ये नहीं था कि वो इमरान खान को हटाना चाहते थे, उनका जो मिशन था वो था गैप क्रिएट किया जाए बिटवीन द एस्टेब्लिशमेंट एंड द पाकिस्तान पब्लिक, और मेरे ख्याल में दे हैव बीन सक्सेसफुल। ये चीज़ दोनों को समझ नहीं आई, दोनों साइड्स को समझ नहीं आई, क्योंकि अगर हम समझते हैं कि हम हर बात उनकी मानते हैं तो एक व्हाट्सएप भी मैसेज ही काफ़ी था। यू नो, इवन दे वुड हैव कॉल्ड us personally, one guy from the establishment, and would have told why to send a cipher and, you know, keep an evidence. बात यह है कि डिप्लोमेसी भी कोई चीज़ होती है और स्टेट टू स्टेट इंटरेक्शंस भी कुछ होते हैं। बहुत सी बातें होती हैं जो वर्बली नहीं कही जा सकती। वर्ड्स आपसे मुंह से जब निकल जाते हैं तो वापस नहीं लिए जाते वो। इसी तरीके के साथ जो रिटन कम्युनिकेशन होती है बड़ी सोच समझ के एक एक फुल स्टॉप, एक एक कॉमा उसको सोच के की जाती है ताकि ये आपके ख़िलाफ़ ना होल्ड कर सके कोई और पैगाम भी पहुंच जाए। इसको डिप्लोमेसी कहते हैं। डिप्लोमेट्स कभी भी ब्लैक इज़ ब्लैक एंड वाइट इज़ वाइट नहीं करते। वो कभी नहीं कहते कि ये ऐसे है, ये ऐसे नहीं है। वो रिडल्स में और मुहावरे एंड इस किस्म के तरीके के साथ वो अपने मैसेजेस कन्वे करते हैं ताकि दूसरा ये ना समझे कि ये कोई थ्रेट है। बिकॉज डिप्लोमेसी के अंदर अगर आपने किसी को थ्रेटन कर दिया और वो भी वर्बली कर दिया जो कि रिपीट हो सकता है, और या इवन इन राइटिंग अगर आपने कर दी तो वो बात भी नहीं रहती। तो फिर तो दूसरी साइड जो है वो डिफेंसिव पे ये अग्रेसिव हो जाती है। तो डिप्लोमेसी का मतलब ही ये है कि लफ्ज़ जो हैं बड़े चुन के सोच समझ के इस्तेमाल किए जाएं और पैगाम जो दिया जाए वो इस तरीके से दिया जाए कि दी अदर साइड फील्स नो ऑफेंस। मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसे नहीं होता कि जी प्रेसिडेंट उठा के फ़ोन करे आर्मी चीफ को कहे ओए नु करो, ऐसे नहीं होता। ये बड़ी रेयर है सिचुएशन के इस तरीके से कुछ हो, बट पाकिस्तान में तो सर्टनली इस तरीके से शायद नहीं हुआ कभी, तरीके से मैसेजेस दिए जाते हैं। तो अब बात यह है कि ये जो मैसेज थी दिस वाज एज मच फॉर द इस्टेब्लिशमेंट एज इट वाज फॉर इमरान खान, और ये तवक्को ही नहीं थी कि इमरान जो है इसको पब्लिक कर देगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैसेज जो थी वो एम्बेसडर साहब ने बनाई थी अपने लफ्ज़ों में। अब वो जो दूसरी साइड है वो तो डिनाई करती है ना कि जी हमने तो शायद ऐसी बात ही नहीं की। वो तो यही कहते हैं एम्बेसडर ने जो समझा उसने लिख दिया और हमने तो ऐसी बात ही नहीं की। तो इसलिए बात की भी और नहीं भी की, प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी। और खान साहब को ये पैगाम था कि बिहेव योरसेल्फ, ये आप जो रूस गए हैं और जिस किस्म की बातें आप कर रहे हैं ये इट्स नॉट गुड फॉर आवर रिलेशनशिप। ये चीज़ें चलती रहती हैं। ये जो हम डिमार्श करते हैं बुला के एम्बेसडर को कि आपके लीडर ने ये कहा, ये नहीं कहना चाहिए था, इसीलिए हम उसको प्रोटेस्ट नहीं कहते, उसको डिमार्श कहते हैं। ये दीज आर डिप्लोमेटिक टर्म्स। तो जैसे आप समझते हैं ऐसे डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस में नहीं कंडक्ट होती।
तो आपके ख्याल में जो मिशन था इमरान खान साहब का गैप पैदा करने का, वो कामयाब हो गया? अवाम और नहीं, ये गैप शैप कोई था, दिस इज नथिंग टू डू विद क्रिएट अ गैप बिटवीन खान एंड द पब्लिक और द एस्टैब्लिशमेंट एंड द पब्लिक। नहीं, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। दिस वाज जस्ट अ मैसेज टू कन्वे कि जी यू नो अगर इमरान खान नहीं रहना है तो प्लीज़ दिस इज़ अ टाइम कि वी नीड टू कन्वे टू यू दैट वी आर अनहैप्पी। एंड खान साहब कुड हैव बीन, अगर इनकी इंस्टेबिलिटी ना होती खान साहब की, तो खान साहब चुप करके ये पढ़ लेते और उसके बाद अकॉर्डिंगली डिप्लोमेटिकली इसका जवाब भी बन जाता, फॉरेन ऑफिस ने दे देना था। या खान साहब ने अपनी रेटरिक कम कर देनी थी, या और तरीके से कन्वे कर देना था कि नो यू आर रॉन्ग, ऐसी बात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड सो ऑन। मगर क्योंकि खान साहब उस वक्त ऑन हिज वे आउट थे, ही नीडेड समथिंग, एक पॉपुलर किस्म की चीज़, ताकि ये लगे ऐसे कि जी मुझे तो निकाला जा रहा है ग्रेट इंपीरियलिस्ट पावर ने। भुट्टो साहब ने भी यही कोशिश की थी एक ज़माने में, बट इट डिडंट वर्क, और इस दफ़ा भी इट कुडंट सेव खान साहब दिस लेटर। ठीक है, अब आते हैं वापस पाकिस्तान और लाहौर से हारून साहब का सवाल। अगर आप पिछले इलेक्शन भी देखें तो बाकी तमाम पार्टीज़ के वोट्स अगर मिला लें तो वो पीटीआई से बहुत ज़्यादा है, और उसके अलावा जब धांधली की बात होती है तो केपी में पीटीआई की तरफ से भी धांधली हुई है, जिसका मौलाना साहब भी जिक्र कर चुके हैं। तो क्या ये एक मिथ क्रिएट हुई भी है कि पीटीआई और खान साहब बहुत पॉपुलर हैं, जबकि वो इतने पॉपुलर नहीं है? देखिए, अगर आप ये पीटीआई को कहेंगे ना, तो पीटीआई दो बातें कहेगी और दोनों में वज़न है। वो क्या? एक वो कहेंगे जी कि बड़ी मैसिव रिगिंग हुई है। अब वज़न ये है कि एक कॉमन परसेप्शन पैदा हो गई है कि रिगिंग हुई है। यही इसी किस्म की परसेप्शन थी 2018 की इलेक्शन में भी कि रिगिंग हुई है, मगर वो इमरान खान के हक़ में हुई थी। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट उनको लाना चाह रही थी। तो उसी किस्म की लॉजिक अप्लाई करती है दोनों केसेस में। मगर एविडेंस जो है ऑफ रिगिंग वो अभी तक सामने नहीं आया। एलिगेशंस आ रही हैं, मगर वो एविडेंस सामने नहीं आ रहा। और मैं कहता हूँ मेरी फॉर्म 45 ये है, फॉर्म 47, बट यू नो वो प्रूफ जैसे कहते हैं ना कि अदालत में जाके उसको प्रूफ किया जाए, वो अभी तक हुआ नहीं। हाँ, कुछ लोग फिर पीटीआई जवाब ये देगी कि जी आप सुनते नहीं हैं, इलेक्शन पिटिशन ही नहीं सुन रहे, या वहाँ रिगिंग कर रहे हैं, जजेस लगाना चाहते हैं जो हमारी बात नहीं सुनेंगे, या फेयर डील नहीं देंगे, एंड सो ऑन। तो ये इश्यूज़ चल रहे हैं। मगर बात यह है कि पॉपुलैरिटी, केपी में मौलाना कहते हैं रिगिंग हुई है, नून लीग तो नहीं कहती, और भी कोई नहीं, पीपल्स पार्टी भी नहीं कहती, उन्हें पता ही नहीं, उनके वहाँ वोट ही नहीं था, तो उन्होंने क्या कहना है कि रिगिंग हुई है। मौलाना ज़रूर कहते हैं। अब मौलाना 2, 3, 4 सीटों में इससे ज़्यादा क्या इल्ज़ाम लगाएंगे वो? हमेशा जब नई भी रिगिंग होती तो वो इतनी सीटें ही लेते हैं। इस दफ़ा आधी सीटें मिली हैं, तो वो ये कह सकते हैं कि पिछली दफ़ा मुझे इतनी मिली थी, तो वो कितनी 5, 6, 7, 8 सीटें होंगी। सो वहाँ तो इस पर कोई शक नहीं है कि नून पीटीआई ने स्वीप किया है, नो डिट। और छोटी मोटी रिगिंग हुई होगी, क्योंकि वहाँ एज आई सेड बिफोर, वहाँ तो आरओज़ के सारे जो थे वो पीटीआई के लोग थे, और ये नहीं कि उनको लगाया गया था, मगर वहाँ का एक सेंटिमेंट ही ऐसा था, और अभी भी है उस किस्म का सेंटिमेंट। बाकी रह गई कि जी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिल के ज़्यादा वोट्स लिए देन पीटीआई, तो उसकी पॉपुलैरिटी इज़ इन डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि वो ज़्यादा वोट्स लिए। अब बात यह है कि ये जो सिस्टम है हमारा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसके अंदर एक बंदा और 90,000 वोट लेता, बंदा 95,000 लेके और असेंबली में आ जाता है, और उसकी इस तरीके के साथ छोटी छोटी लीड्स के साथ लोग जो है असेंबली में एक पार्टी 2/3 भी ले लेती है। हालांकि जो वोट काउंट है वो 2 या 3-4% का फ़र्क है। तो ये आपका पॉइंट अपनी जगह पे है अबाउट पॉपुलैरिटी। मगर जब हम पॉपुलैरिटी की बात करते हैं तो इट्स अबाउट वोटिंग, कि वोटिंग अगर होगी तो क्या होगा। तो अभी ये सिचुएशन यही है कि आज अगर, और यही पीटीआई कहेगी, आज वोट इलेक्शन करवा लें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा लें, वील विन 2/3 मेजॉरिटी। अब वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में यस, मगर अभी आपने देखा एक साउथ पंजाब में एक सीट थी जो कि पहले पीपल्स पार्टी पीटीआई के पास थी, अब वो पीपल्स पार्टी को चली गई है। और वो इल्ज़ाम तो लग रहे हैं कि जी रिगिंग हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, और छोटी मोटी हुई भी होगी, मगर जो गैप है बिटवीन द पीपल्स पार्टी कैंडिडेट एंड द पीटीआई कैंडिडेट इज़, किसी एक को 55, 58, 60,000 मिले हैं, दूसरे को लाख से ज़्यादा मिले हैं। सो मैं समझता हूँ कि कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पीटीआई इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, इवन दो वेव जो थी उनके हक़ में थी इन सेंट्रल पंजाब, बट सदर्न पंजाब में बहुत से पॉलिटिक्स इज़ अ लिटिल डिफरेंट। वहाँ पीपल्स पार्टी के भी सपोर्ट बेस है एंड सो ऑन।
तो इलेक्शन इज़ द ओनली वे टू प्रूव पॉपुलैरिटी। दिस इज़ नॉट अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम कि आप दो कैंडिडेट्स हैं और कौन ज़्यादा पॉपुलर है, जो ज़्यादा पॉपुलर है हु हैज़ मोर ऑफ द पॉपुलर वोट वो जाके प्रेसिडेंट बन जाएगा। दिस इज़ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और इसके अंदर नॉट नेसेसरीली द मोस्ट आउटस्टैंडिंगली पॉपुलर पार्टी विल विन। इसमें थोड़ी सी भी पॉपुलैरिटी हो मोर देन दी अदर, जो कि हमने पहले देखा है जब पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कॉन्टेस्ट्स होते थे तो नैरो मार्जिन के साथ एक दूसरे को बीट करते थे, मगर पार्लियामेंट उनके हाथ में आ जाती थी। ठीक है, ये फ़र्क भी आज हमने समझा। नेदरलैंड से और जावेद अशरफ साहब मैनचेस्टर से, हमाद मीर यूरोप से, लियाकत अली साहब, और इन सब के सवाल बहुत इंटरेस्टिंग थे लेकिन वक्त की कमी के बाद हम शामिल नहीं कर पाए। बहरहाल कोशिश करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में आपको जवाब मिल जाए। मज़ीद सवालों के लिए नंबर आपके सामने। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त।